पिछली क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है और उसे कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मेट बनाना सीखा था। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट के थ्रू बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको स्क्रीन पर एक बैलेंस शीट दी हुई है, साथ में कुछ नोट्स टू अकाउंट्स दिए हैं और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है। तो आइए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहला हिस्सा हमारा होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट हमें कहाँ मिलेगा, तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड सरप्लस हेड है, जिसका नोट्स टू अकाउंट दिया है हमें 1। यहाँ जाएं नोट्स टू अकाउंट्स में तो ये हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L 2018 में ये 4 लाख था और 2019 में ये 6 लाख हो गया। मतलब इस ईयर का प्रॉफिट जो है वो हमारा 2 लाख है। तो हमने नेट प्रॉफिट लिया 2 लाख। अब इसके बाद हम ऐड करते हैं एप्रोप्रिएशंस। तो आ जाते हैं एप्रोप्रिएशंस। वापस बैलेंस शीट में जाते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस जो हमारा नोट्स टू अकाउंट है उसमें हमें सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया है, कोई रिजर्व्स फंड्स हमें नहीं बताए हैं। इसका मतलब कोई रिजर्व्स फंड्स नहीं है। इसके अलावा इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स, तो यहाँ नीचे आए हम शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स का बैलेंस दिया है 2018 में और 2019 में। तो जो इस ईयर का प्रोविजन है वो 1 लाख है। तो हम यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स ले लेते हैं। वापस बैलेंस शीट पर आते हैं। इसके अलावा एप्रोप्रिएशंस में हम लेते हैं डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। तो यहाँ कोई डिविडेंड हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही एडजस्टमेंट्स में है, ना ही कोई बैलेंस शीट में हमें डिविडेंड दिख रहा है। इसका मतलब और कोई एप्रोप्रिएशंस यहाँ नहीं है। तो इसका टोटल लगा लेते हैं हम 3 लाख। इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे गुडविल रिटन ऑफ, डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो आइए देखते हैं हमारी बैलेंस शीट में। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमारी इनटेंजिबल एसेट्स नोट नंबर 3 में जाएं तो यहाँ हमें गुडविल दिखा रहा है 2,24,000 थी, जो अब 80,000 हो गई है। इसका मतलब 144,000 से गुडविल राइट ऑफ हुई है। तो यहाँ हमने लिया गुडविल रिटन ऑफ 1,44,000। इसके अलावा होता है डेप्रीशिएशन। तो वापस आते हैं यहाँ फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के नोट्स में जाएं हम तो यहाँ हमें मशीनरी दिख रही है और मशीनरी में लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। अब यहाँ हमें एडजस्टमेंट में भी कुछ मशीन के बारे में दिया हुआ है, लेकिन हमें करंट ईयर की डेप्रीशिएशन नहीं बताई है। तो हमें करंट ईयर की डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करनी होगी। तो आइए इसके लिए हम लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ हम एक वर्किंग नोट बना लें अलग से। एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन अकाउंट, साथ में हम मशीन का भी कैलकुलेशन अभी से कर लेते हैं। एक मशीन अकाउंट भी बना लें यहाँ।
तो हमें मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस BD 20 lakhs और क्लोजिंग बैलेंस भी हमें दिया हुआ है, बाय बैलेंस 25,40,000। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हमने लिया। तो यहाँ हमें मशीन का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 20 लाख, ये हमने डेबिट बैलेंस लिया, और ये मशीन का क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। इसी तरह एक्यूमुलेटेड डेब्ट का क्रेडिट बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस लिया हमने, ये क्लोजिंग बैलेंस। अब हम इनके एडजस्टमेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ एडजस्टमेंट में हमें बताया गया है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 48,000 थी, जिसका एक्यूमुलेटेड डेप्ट 32,000 था, इसे हमने 12,000 में सेल कर दिया है। तो हमारी मशीन जो है वो सेल हो गई है, तो यहाँ हमने बाय बैंक 12,000 में सेल हो गई, जिसका अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, टोटल डेप्रीशिएशन जो था वो 32,000 था। तो एक्यूमुलेटेड डेप अकाउंट से वो डेप्रीशिएशन हमने क्लोज किया टू मशीनरी अकाउंट। 32,000 जो मशीन गई उसका डेप्रीशिएशन अकाउंट से हटाना होगा। तो ये मशीन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन 32,000। अब देखते हैं कि हमारी मशीन जो हमने सेल की उसमें हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो मशीन थी हमारी 48,000 की, जिसमें हमने आज तक डेप्रीशिएशन चार्ज किया था 32,000। इसका मतलब उसकी वैल्यू जो बची हुई थी वो 16,000 थी, और हमने उसे यहाँ 12,000 में सेल कर दिया। इसका मतलब यहाँ लॉस हो गया है हमें। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 4,000, ये हो गया कंप्लीट आपका लेजर। टोटल लगा लेते हैं, तो हमें मशीन का और डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन अकाउंट को देखें, यहाँ हमारा हो रहा है 4,32,000। तो डिफरेंस यहाँ आ गया हमारा बाय डेप्रीशिएशन 1,32,000। तो ये हमें करंट ईयर की डेप्रीशिएशन मिल गई 1,32,000। तो यहाँ हमने डेप्रीशिएशन ले लिया 1,32,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है। तो लॉस ऑन मशीन, ये भी यहाँ हमने ले लिया 4,000। और देख लेते हैं कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इनके अलावा कोई इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिए हैं, लेकिन उनके बारे में कोई इंटरेस्ट रेट या हमें कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो और कोई हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। तो यहाँ तक हम टोटल लगा लेते हैं। तो ये होता है 5,80,000। अब इसके बाद आते हैं हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो देखते हैं कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या हमारे क्वेश्चन में। तो यहाँ हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और न ही एडजस्टमेंट में हमें कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बताई है। तो कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं एड डिक्रीज इन करंट असेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और लेस increase in current asset and decrease in
करंट लायबिलिटी। तो आइए देखते हैं अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो हमारी बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में जाते हैं हम। तो यहाँ ट्रेड पेएबल्स दिए हैं जो पहले 4,08,000 थे, अब 3,58,000 है। इसका मतलब 50,000 से ये डिक्रीज हो रहे हैं। करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ नीचे लेस में ले लिया हमने ट्रेड पेएबल 50,000 पेमेंट हो रहे हैं, तो नेगेटिव है। और कोई करंट लायबिलिटी हमारे पास नहीं है। अब नीचे आते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्री है जो पहले 242 था, अब 258 हो गया है। ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये 16,000 से इंक्रीज हो गया है। तो इन्वेंट्री 16,000, ये भी नेगेटिव है, इंक्रीज है। और आगे चलते हैं। इसके अलावा हमें ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे 286 थे जो अब 340 हो गए हैं, तो ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। यह हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हो गई। अब यहाँ तक का हम टोटल लगा लेते हैं। तो यहाँ टोटल लगा लेते हैं हम, तो ये आता है हमारा 4,60,000। इसके बाद लास्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए वापस हम बैलेंस शीट में देखते हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, लास्ट ईयर का प्रोविजन था 1,54,000 जो हमने इस ईयर में पे किया। तो यहाँ पेमेंट ऑफ टैक्स 1,54,000। तो लास्ट यहाँ पेमेंट ऑफ टैक्स लेस किया हमने 1,54,000, तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाती है 3,06,000। अब दूसरा पार्ट आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए वापस हम बैलेंस शीट में जाएं और हमारी नॉन करंट एसेट्स, यहाँ हम देख रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के नोट में जाएं तो यहाँ हमें दिख रहा है मशीनरी। मशीनरी का हमने लेजर बनाया था, तो एक तो हमारी सेल ऑफ मशीन है, तो मशीन हमने सेल किया था 12,000 में। और लेजर बनाने पर हमारा एक परचेज ऑफ मशीन आया था 5,88,000 का। कैश आउटफ्लो है, नेगेटिव है। इसके अलावा कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई इनकम है, तो ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का टोटल लगा लेते हैं। $5,76,000 कैश यूज्ड आ गया हमारा। तो ये आ गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आइए अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए वापस हम बैलेंस शीट में जाएं
तो देखें यहाँ शेयर होल्डर फंड 22 लाख था जो अब 24 लाख हो गया है। इसका मतलब है शेयर्स इशू हुए हैं। तो यहाँ हमने इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख। इसी तरह लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो है हमारी वो 340 से 480 हो गई है। इसका मतलब 1,40,000 का इंक्रीज यहाँ भी हो रहा है। तो 1,40,000 यहाँ से आ गए। अब इसके बाद इनसे रिलेटेड कोई डिविडेंड इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दो ही पार्ट चीज़ें हैं। तो ये 3,40,000 आ जाता है। अब इन तीनों एक्टिविटीज़ का हम टोटल लगा लेते हैं। तो ये टोटल आ जाता है हमारा 70,000। ये हमारा नेट कैश फ्लो आ गया, नेट कैश इनफ्लो। नेट कैश फ्लो आने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो यहाँ हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिए हुए हैं 7,50,000 प्लस करंट इन्वेस्टमेंट भी दिए हुए हैं हमें 3 लाख। तो ये 10,50,000 है। ये प्लस हो गए 10,50,000। तो ये टोटल आता है 11,20,000 जो कि क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल है। चेक कर लेते हैं इसे। हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है 6,40,000 प्लस करंट इन्वेस्टमेंट है हमारे 4,80,000। तो ये टोटल 11,20,000। तो इस तरह हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।